अब भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में माईश्री समाज के प्रथम आईएएस डॉक्टर श्रीकांत जी बाल्दी निरंतर प्रगति की एक मिसाल हैं। पहले आप चयनित, मेरी आवाज आ रही है ना? पहले आप चयनित हुए आरएएस में, फिर आईपीएस और सेवारत रहते ही लक्ष्य हासिल किया आईएएस। प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी सीखने की ललक से उन्होंने एमबीए व डॉक्टरेट पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। 38 वर्ष के अपने कार्यकाल में कई राजनीतिक उठापटक के बीच विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं में अपनी कार्य प्रणाली की छाप छोड़ते हुए राज्य के सर्वोच्च पद चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश सरकार के पद से सेवानिवृत्ति के बावजूद के पश्चात भी आप सरकार में चेयरमैन रेरा के पद को सुशोभित कर रहे हैं। अजमेर जिला में प्रशासनिक सेवाओं में चयन हेतु मार्गदर्शन का दिया 3 वर्ष पूर्व आपने ही जलाया था। आप देश के किसी भी कोने में माईश्री समाज द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवा कार्यक्रमों में एज एन आइकन उपस्थित रहते हैं। माईश्री ब्रांड के प्रशासनिक सेवाओं में कई दीपक जलाने के लिए प्रतिबद्ध श्री डॉक्टर बाल्दी साहब आज प्रमुख मार्गदर्शक की भूमिका में यहाँ उपस्थित हैं। सिविल सर्विसेज में चयन हेतु कैसे तैयारी करें, किस तरह मुकाम हासिल किया जा सकता है, इस पर विस्तार से दिशा निर्देशन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं माननीय डॉक्टर बाल्दी साहब को। नमस्कार। आप सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। बायती जी धन्यवाद। मुझे दर्ग जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये वेबिनार आयोजित किया है, जिससे हमारे प्रतिभागी जो अलग अलग राज्यों में हैं, मुझे आशा है मेरी आवाज आ रही है। हाँ सर, आ रही है। तो प्रतिभागियों के लिए आयोजित की गई है। मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर जो प्रतिभागी हैं ज्यादातर ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे सीए हैं, इंजीनियर्स हैं, और ये वेबिनार बिल्कुल आपके लिए ही बनाई गई है, क्योंकि जो माईश्री समाज का जो लक्ष्य है कि हम बहुत बिजनेस में बहुत सर्वोच्च स्तर पर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हम बहुत सारे हैं, पर सिविल सर्विसेज में हमारी भागीदारी जो है वो कम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माईश्री समाज के जितने भी ऑल इंडिया सर्विस में जो ऑफिसर्स हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ है, और अभी तक उस ग्रुप में कितने लोग हैं? आज आजादी को हमारे 73 इयर्स हो गए हैं। 73 साल की आजादी में हमने उस ग्रुप में जितने ऑफिसर्स को कनेक्ट किया है वो केवल 64 हैं। तो आप जान के आश्चर्य करेंगे कि 73 इयर्स की आजादी के बाद केवल 64 ऑफिसर्स ऑल इंडिया सर्विसेज में हैं, जिनके बारे में अभी आपको संतोष जी अजमेरा ने बताया कि हमें क्यों इन सिविल सर्विसेज में आना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सिविल सर्विसेज में आने का कारण ये नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत अधिक है, परंतु शायद हमारी प्रायोरिटी उस साइड नहीं है। हम बिजनेस या बिजनेस से रिलेटेड जैसे सीए है उस प्रोफेशन को चूज करते हैं, जबकि अभी अजमेरा जी ने आपके सामने बताया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में हमारी सिविल सर्विसेज में भागीदारी हो। ये केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी डिग्निटी के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जो अजमेरा जी ने बताया है उसके बाद का आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज में आप किस तरह से, सिविल सर्विसेज क्या हैं, इसकी तैयारी कैसे करें, और मुझे आशा है कि जो आज प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने करूंगा आपको सिविल सर्विसेज के हिसाब से आपको उपयोगी लगेगी। मेरा जो विषय है वो 4 पार्ट्स में है कि व्हाट डज द सिविल सर्विसेज मीन्स, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड पैटर्न, एंड व्हाट आर द सक्सेस मंत्रास, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये 4 कंपोनेंट्स में मैं आपसे आज चर्चा करना चाहूंगा। इस प्रेजेंटेशन के बाद में अगर आपके प्रश्न होंगे तो उस पर हम खुली चर्चा करेंगे। सिविल सर्विसेज क्या हैं? जैसे अजमेरा जी बता रहे थे कि जो भारतवर्ष की जो सर्वोच्च सिविल सर्विसेज हैं उनके लिए यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष
एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। उसमें क्लास 23 सर्विसेज हैं। आप नाम जानते हैं, आईएएस हैं, आईएफएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, कस्टमर एक्साइज हैं, आईआरटीएस है और आईआईएस है। आज हम 3 ऑफिसर्स आपके समक्ष हैं। मैंने गेस किया था, विपिन जी माहेश्वरी आपके साथ हैं जो कि एडीजीपी भोपाल हैं, और संतोष अजमेरा जी है जिन्होंने इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस पे पास किया। ये मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस सर्विस के बहुत सारे फायदे हैं। ये लास्ट ईयर की तस्वीर है जब हिमाचल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई थी धर्मशाला में, और मैं चीफ सेक्रेटरी था। तो पूरा जो कंडक्ट है वो सिर्फ मुझे करना पड़ा, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ मुझे और चीफ मिनिस्टर के साथ और बाकी के साथ मुझे रहने का मौका मिला। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मैं इस कम समय के कारण आपसे अभी शेयर नहीं करना चाहूंगा। मैं अब सिविल सर्विसेज पे आऊंगा। जो सिविल सर्विसेज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं और जिनमें आने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके जैसे अंजुमेरा जी ने कहा 3 स्टेजेस हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और पर्सनालिटी टेस्ट। एग्जाम्स के लिए यूपीएससी जो है हर महीने हर साल ये रेगुलर प्रक्रिया है। फरवरी मार्च में इसके ऑर्डर्स किए जाते हैं। इस बार मार्च तक प्रिलिमिनरी के लिए अप्लाई करना था। जून में हर साल एग्जाम होते हैं, पर जैसे आपको पता है कि इस बार विशेष परिस्थिति के कारण ये एग्जाम नहीं हो पाए हैं और अभी नेक्स्ट डेट नहीं दी गई। मैं सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्टेज पे आऊंगा। एग्जाम का जो पैटर्न है आपको जानकर होगा कि ये कितना फेवरेट एग्जाम है कंट्री का। हर साल करीबन 10 लाख लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, और प्रिलिमिनरी एग्जाम में करीबन 5 लाख प्रतिभागी हर साल बैठते हैं। उनमें से जो मेन एग्जाम है उनमें करीबन 16,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो पास होते हैं, और उन 16,000 स्टूडेंट्स में से करीबन 3,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रतिवर्ष इंटरव्यू के लिए अप्रोक्सीमेटली बुलाया जाता है क्लास 1 सर्विसेज के लिए। और करीबन हर साल 1,000 जो लकी होते हैं उनको क्लास 1 सर्विसेज मिलती हैं। इस साल जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो 2020 हो रहा है, उस एग्जाम में करीबन 796 वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं कि करीबन 5 लाख प्रतिभागी हर साल बैठते हैं, और 900 या 1000 इसमें जो है उनका सिलेक्शन होता है। इस एग्जाम में अगर आपने कहीं से भी डिग्री ली है यूनिवर्सिटी की तो आप एलिजिबल हैं। तो ज्यादातर जिन्होंने अभी +1 +2 किया है, जो आगे पढ़ाई करेंगे, उनके अलावा सभी इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। और आपकी जो एज क्वालिफिकेशन है वो 21 ईयर से 32 ईयर्स की है। तो जो इस साल के अगस्त में 21 ईयर्स हो रहे हैं या जो 32 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बीच में कोई भी यूपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठ सकता है। और हर जो स्टूडेंट है उसको 6 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। तो ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार असफल हो गया है या 2 बार असफल हो गया है तो वो हार मान जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर लोगों ने तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स से सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा हासिल किया है। सबसे पहले आपको मैं सिविल सर्विसेज की जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसके बारे में बताना चाहूंगा। जैसा मैंने बताया है कि हर वर्ष ये जून में एग्जाम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष अभी ये पोस्टपोन्ड है, और जून में जो एग्जाम होते हैं वो 2 एग्जाम्स होते हैं इसके, एक जनरल स्टडीज और दूसरा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। उसको जनरल स्टडीज 2 बोला जाता है, पर उसमें जनरली एप्टीट्यूड और लॉजिक और एप्टीट्यूड के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। इन 2 क्वेश्चन पेपर्स के देने के बेसिस पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। उनमें जो सिलेक्शन होता है उसके माध्यम से फिर मेन एग्जाम के लिए सिलेक्शन किया जाता है। ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं वो मेन एग्जाम के लिए नहीं काउंट किए जाते हैं। ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्योंकि बहुत अधिक लोग जो हैं इस एग्जाम में अपियर होते हैं, पर उनमें से ज्यादातर लोग सीरियस नहीं होते हैं। तो जो सीरियस नहीं है उनको निकालने की एक प्रक्रिया है, और उसके लिए 2 जो हैं पेपर होते हैं। जो सेकंड पेपर है जनरल स्टडीज 2 या CSAT, ये केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसमें 33 जो मार्क्स हैं उस तक ही ये इसके लिए 33% मार्क्स लाने की जरूरत पड़ती है। जो मेन एग्जाम है
जिसके लिए सारी तैयारी की जाती है और जिसके बेस पे सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होता है। उसमें जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, हर एक पेपर के 250 मार्क्स होते हैं। एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है जिसके 2 पेपर्स होते हैं और उसके 250 मार्क्स होते हैं, और एक ऐसे होता है जो कॉमन होता है, सभी पार्टिसिपेंट्स को उसमें भाग लेना पड़ता है, उसके 250 मार्क्स होते हैं। इस तरह से जो सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम है उसके 1750 मार्क्स होते हैं और उनके बेस पे मेरिट तैयार होती है, जिसके बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जनरल स्टडीज जो है उसके 1000 मार्क्स हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 500 मार्क्स हैं। तो इससे पता लगता है कि जनरल स्टडीज जो है उसका वेटेज 2/3 है आपके सिलेक्शन में, और इसलिए जनरल स्टडीज की तैयारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सिविल सर्विसेज में आप उत्तीर्ण होते हैं, आप अच्छी रैंक लेते हैं या नहीं लेते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप लेते हैं उसके 500 मार्क्स हैं। तो जनरल स्टडीज की तैयारी वो सब कुछ निर्भर करता है कि आप सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। जनरल स्टडीज के जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इसके 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट जो जनरल स्टडीज का पेपर है वो इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी है। सेकंड जो पेपर है वो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। थर्ड जो पेपर है वो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट पे है, और डिजास्टर मैनेजमेंट जो आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। और जनरल स्टडीज का 4th पेपर एथिक्स का है, जिसके ऊपर अजमेरा जी ने किताब भी लिखी है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो 4 पेपर हैं इसमें बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये जो 4 ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं उन्हीं से बनकर जनरल स्टडीज की तैयारी की जाती है। और अगर आप इस पे मास्टरी करते हैं, आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, तो आपको इसमें सिविल सर्विसेज में आपको चांसेस बढ़ जाते हैं, और जनरल अवेयरनेस इन सब्जेक्ट्स की होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब ये महत्वपूर्ण बात आती है कि जनरल स्टडीज की आप तैयारी कैसे करें। मेरा ये कहना है कि अगर आपने सिविल सर्विसेज का अभी तक प्रीलिमिनरी का फॉर्म नहीं भरा है और अगले साल आप भरने वाले हैं या आप नेक्स्ट ईयर भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अभी से, इस समय जब कोरोना में आपको घर पे रहने की तैयारी करनी है, तो आप करंट अफेयर्स या जनरल स्टडीज की तैयारी शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए हर दिन आप 2 घंटे लगा सकते हैं, 3 घंटे लगा सकते हैं। आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। जनरली जितने भी सिविल सर्विसेज में जो लड़के आते हैं, स्टूडेंट्स, या वो हिंदू के बारे में कहते हैं कि बहुत अच्छा मैगजीन है, क्योंकि उस पर चर्चा होती है, ओपिनियन होता है, डिस्कशंस होता है। कोई भी आप मैगजीन पढ़ सकते हैं। इंटरनेट में बहुत आर्टिकल्स आते हैं, और आपको डिबेट्स देखनी चाहिए, न कि केवल न्यूज सुननी चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण जो अपने संतोष अजमेरा जी ने भी बोला है कि आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं 9th से 12th की, वो चारों सब्जेक्ट की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, उनको जरूर आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो हाफ द बैटल इज वन। तो आपको जनरल स्टडीज की तैयारी आपको शुरू हो जाएगी। और वैसे भी एक जनरल अवेयरनेस है, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप चार्टेड अकाउंटेंट है, जनरल अवेयरनेस इज ऑलवेज गुड, इट इंप्रूव्स योर डिसीजन मेकिंग। नाउ जो सेकंड प्रश्न आता है कि जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है वो कैसे लेना है। जब हमने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया था तो 2 ऑप्शनल पेपर होते थे, और एक 2/3 वेटेज ऑप्शनल पेपर की होती थी और 1/3 वेटेज जो है जनरल स्टडीज की होती थी। जबकि अब जो है, जैसे मैंने बताया कि ऑप्शनल की वेटेज 1/3 है, पर फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जनरल स्टडीज सबके लिए कॉमन है, जितने भी सिविल सर्विसेज में बैठते हैं। जबकि ऑप्शनल आपका अपना सब्जेक्ट है, अगर उसमें आप हाई स्कोर करते हैं तो आपके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि जो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट रहा है, अगर वो स्ट्रांग है तो आप उसी को चूज करिए, क्योंकि जो पढ़ाई आपने स्कूल में की है, कॉलेज में की है, अगर आप उस सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस अधिक आता है। आई वाज ए कॉमर्स स्टूडेंट और उसके बाद मैं लॉ कर रहा था, तो आई टुक कॉमर्स एंड लॉ एज माई ऑप्शनल बिकॉज कॉमर्स वाज माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। तो उसको लेना चाहिए। परंतु जनरली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेंड है कि वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट या साइंस के सब्जेक्ट नहीं लेते हैं और उसके बदले वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है।
आप ह्यूमैनिटीज का कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लेना है तो जो 4 सब्जेक्ट जनरल स्टडीज के हैं उन्हीं में से कोई सब्जेक्ट आप लीजिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या आपकी हिस्ट्री हो। क्योंकि अगर आप वो सब्जेक्ट लेते हैं तो एक तरफ आपकी ऑप्शनल की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ आपकी जनरल स्टडीज की तैयारी हो रही है। पर उस सब्जेक्ट को लेने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। और इंटरेस्ट के लिए देखने के लिए जरूरी है कि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो यूपीएससी की वेबसाइट पे है उनको जरूर पढ़ना चाहिए। कुछ किताबों की चैप्टर्स आपको पढ़ना चाहिए। आपको राइटिंग की अपनी उसमें हैबिट देखनी चाहिए और मटेरियल देखना चाहिए। अगर आपको वो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये आपको इंटरेस्ट है, तो वो सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। केवल आपको इस बात पर नहीं जाना चाहिए कि किसी ने ये कहा कि ये स्कोरिंग है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है और अगर आपको बोरिंग लगता है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे। तो जरूरी है कि आप ऐसा सब्जेक्ट चूज करें जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, जो पढ़ने में आपको एक आनंद दे, जिससे कि आपको एक नॉलेज में मिले और आप उस सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे लेवल पे आप जा सकें। अब इसके बाद में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करूंगा। ये मैंने आपको ब्रीफ में जनरल स्टडीज और सिविल सर्विसेज के बारे में बताया है। अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो उस पर बात चर्चा करेंगे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 5 लाख बच्चे बैठते हैं और 1000 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या कारण है कि वो 1000 लड़के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। मेरा ये मानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, परंतु कुछ फंडामेंटल्स उनको डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने सिविल सर्विसेज में बहुत एवरेज लड़कों को आते हुए भी देखा है और बहुत ब्रिलियंट को नहीं आते हुए भी देखा है। साथ में मैंने अच्छे ब्रिलियंट बच्चों को भी आते हुए देखा है। तो कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि हर स्टूडेंट इनको फॉलो करता है, और ये अगर फंडामेंटल्स आप फॉलो करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। और वही फंडामेंटल्स मैं आपसे अब चर्चा करूंगा। सबसे पहले जो फोटो आप देख रहे हैं वो आप जानते हैं ये कौन है। ये है मैरी कॉम, और इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर 8 गोल्ड मेडल, जो फ्लाई लाइट वेट अपनी चैंपियनशिप है बॉक्सिंग की, उसमें जीते हैं। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि मैरी कॉम 3 बच्चों की मां है, और इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल जो मेडल लिए हैं वो बच्चे होने के बाद में लिए हैं। ये इनकी ग्रिट, डिटर्मिनेशन, इनकी विल पावर को दिखाता है। तो बहुत सी जगह आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका मेंटल एप्टीट्यूड काम करता है आपकी स्टडी से ज्यादा। तो वो कौन से सक्सेस फैक्टर्स हैं, वो कौन से मेंटल एप्टीट्यूड्स हैं जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। और उन अगर मेंटल एप्टीट्यूड्स को आप एनहांस करते हैं तो मुझे पूरी विश्वास है, पूरी आशा है कि आप ये एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसको बहुत अच्छी तरह से सफलता कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका गोल, आपका लक्ष्य क्या है। आप में से बहुत सारे इंजीनियर बने हैं, बहुत सारे चार्टेड अकाउंटेंट बने हैं, क्योंकि आपने ये एक लक्ष्य बनाया है कि आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं। गोल के बारे में एक मुझे बहुत अच्छा एक उदाहरण लगता है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी का। वो जब रामेश्वरम में पढ़ते थे तो एक उनके बहुत अच्छे टीचर थे। रामेश्वरम में जब वो क्लास में पढ़ाई हो रही थी तो वो बच्चों को बता रहे थे टीचर कि किस तरह से बर्ड्स उड़ते हैं, हाउ डू दे फ्लाई, और वो कैसे फ्लाइट लेते हैं। तो बच्चों को उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे बताया कि बच्चों देखिए बर्ड्स जो हैं वो किस तरह से अपनी टेल को मोड़ते हैं जिससे कि वो फ्लाइट कर सके, वो किस तरह से फॉर्मेशन बनाते हैं, किस तरह से उड़ते हैं। बच्चों को जब उन्होंने एक पूरी समझाया, उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको समझ में आया। तो कुछ बच्चों ने कहा हमें समझ में नहीं आया। तो टीचर उनको रामेश्वरम के सी शोर पे ले गए और वहां पर जो बर्ड्स उड़ रहे थे उनको दिखाया और उनको बताया कि देखिए किस तरह से ये फॉर्मेशन, फ्लाइट और उड़ रहे हैं। उसको देखकर बच्चों को बहुत अच्छा लगा और अब्दुल कलाम को बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली उनके मन में फ्लाइट एंटर कर गई। उन्होंने अलग से जाके अपने टीचर से बात की और उनको कहा कि मैं फ्लाइट के बारे में और अधिक समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो उनके टीचर ने कहा अगर आप आगे बढ़ना चाहते तो आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहिए, उसमें आपको फ्लाइट के बारे में बहुत अधिक
सीखने को मिलेगा। तो उस दिन से अब्दुल कलाम जी का गोल बन गया कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बने, और उसके बाद आपको पता है कि वो हमारे और विश्व के सबसे बड़े स्पेस साइंटिस्ट बने, देश के प्रेसिडेंट बने। वो इसलिए हो पाया कि ये उनका गोल था। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर सिविल सर्विसेज में जाना आपका गोल है तो आप इसकी तैयारी करिए। ये गोल आपका होना चाहिए, ये गोल आपके पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए। बहुत सी बार ये होता है कि आप पेरेंट्स के प्रेशर या पीयर प्रेशर के कारण आप तैयारी शुरू कर देते हैं अनमने रूप से, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन डिफिकल्ट नहीं है, परंतु बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो द परसेंटेज ऑफ पर्संस हु आर फाइनली सक्सेसफुल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये गोल आपका हो। आपका अगर गोल है गवर्नमेंट या ऑफिसर्स बनने के लिए, हाई पोस्ट पे जाने के लिए, तो यूपीएससी इज द ओनली वे, इट इज द डोर विच इज वेटिंग फॉर यू। और गोल जो है, मेरा ये मानना है कि एम आपका हाई होना चाहिए। अगर आपने गोल बनाया है और गोल पोस्ट छोटी है तो उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे नेल्सन मंडेला जी की एक बात बहुत अच्छी याद आती है। उन्होंने कहा है कि देयर इज नो excitement in life playing small and settling for a life which is smaller than what you can achieve। तो उनका ये कहना था कि अगर आप जिंदगी में जो कैपेबल हो उससे अगर कम पे सेटल करते हो तो कोई थ्रिल नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। अगर आप अपना एक गोल छोटा रखते हो तो उसमें क्या एक्साइटमेंट है लाइफ में। मैं जब कॉमर्स में पढ़ता था तो हमारी क्लास में बहुत अच्छे ब्रिलियंट बच्चे थे। एक्चुअली हम उसी साल से ऑनर्स अकाउंटेंसी की शुरू हुई थी, तो करीबन डिस्टिंक्शन होल्डर ही करीबन 80% थे। पर उनमें से ज्यादातर लोगों ने अपना गोल बनाया सीए। बताइए वो कहां पहुंचे? वो सीए बन गए। कुछ लोगों ने बनाया कि वो प्रोबेशनरी ऑफिसर बनेंगे बैंक में, तो वो कहां पहुंचे? वो वहां तक पहुंचे। और हम कुछ बच्चे थे हमारी क्लास के जिन्होंने कहा कि हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे, और हम वहां तक पहुंचे। तो ये बड़ा क्लियर है कि अगर आप गोल जो बनाते हैं आप वहां तक पहुंच सकते हैं या उससे नीचे पहुंचेंगे। ये जो लिखा हुआ है, इन द लॉन्ग रन यू हिट व्हाट यू एम एट, सो एम हाई। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आपको गोल बनाना है तो हाई बनाइए, जिससे कि आप उस लक्ष्य तक पहुंच सके। और ट्राई टू रीच फॉर द मून, इवन इफ यू फॉल शॉर्ट यू विल लैंड ऑन द स्टार्स। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपको इतनी अच्छी जनरल नॉलेज, इतनी अच्छी आपको एस्पिरेशंस मिलेगी कि बाकी आपके लिए लक्ष्य और छोटे हो जाएंगे। तो मेरा सबसे पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि सिविल सर्विसेज को मन से आप गोल बनाइए। दूसरा मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि ये गोल आपका अपना होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, आपके पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए, आपका इनर मोटिवेशन होना चाहिए। आप अगर अंदर से मोटिवेटेड हैं कि आपको समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है, आपको एक डिग्निफाइड पोस्ट पे पहुंचना है, आपको भी कुछ मुकाम हासिल करना है, आपको कुछ अलग से बनना है। आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को सुना होगा, उन्होंने कहा था, एक बहुत ही अच्छी लाइन उन्होंने अपनी पोएम में लिखी है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रास्ते में हमें दो रास्ते मिले और मैंने वो रास्ता चुना जो जनरली लोग नहीं लेते हैं, और उससे ही मुझे सफलता मिली। सीए तो हमारे यहाँ बहुत हैं, इंजीनियर्स भी हमारे यहाँ बहुत हैं, सिविल सर्विसेज में बहुत कम है। अगर आपके मन में ये भावना आ जाए, इनर मोटिवेशन हो कि आप यहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप पहुंच सकते हैं। पर लक्ष्य और इनर मोटिवेशन आपका खुद का होना चाहिए। और उसके साथ में जो मेंटल एप्टीट्यूड में है कि आपकी क्या फिलोसॉफी है, आपका हार्ड वर्क। देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप अगर सोचें कि आपने गोल निर्णय कर लिया कि आप सिविल सर्विसेज में तैयारी करेंगे और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई भी नहीं पहुंचा सकता, चाहे आप कितने ही ब्रिलियंट। क्योंकि ब्रिलियंट से ज्यादा हार्ड वर्किंग लोगों की सफलता मिलती है। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप मानते हैं कि 2 साल की मेहनत और जिंदगी भर की डिग्निफाइड लाइफ वो इंपॉर्टेंट है, या अभी कुछ समय की मस्ती और मौज और जिंदगी भर डिफिकल्ट लाइफ? इट इज योर चॉइस। मेरा यह मानना है कि अगर आप 2 साल 3 साल मेहनत से लग जाते हैं तो आपको जिंदगी भर
एक डिग्निफाइड, फन, एंजॉयमेंट और एक एक्साइटिंग लाइफ मिलेगी। जबकि हार्डवर्क अगर आप नहीं करते हैं तो कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। दो तरह का हार्डवर्क चाहिए, एक परसिवरेंस और एक हार्डवर्क। देखिए, आपको लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी चाहिए, वो हर एक का अपना तरीका होता है, पर डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको लगता है पढ़ाई से होता है, तो यू कैन वेरी योर मेथड ऑफ स्टडी, वॉच न्यूज, लेक्चर वीडियोस, डिस्कस, so you can vary your way of study, but you have to devote time. Second, civil services require perseverance. Important is, it may be possible that you don't achieve your success in first attempt, so you have to go for the second attempt, and every attempt has to be considered as a brand new opportunity, so you need to have perseverance. You can't lose your passion and motivation just because you lost first case, because there are many instances where people come in second or third attempt. Though as per UPSC, 52% who are successful are coming in first attempt. So I consider Myshuris are very, very intelligent guys. If you have done CA, if you have done engineering, you would be successful in first attempt. And one thing I would request you, कि अगर आप appear हो रहे हैं तो पूरे मन से appear होइए. Don't say that you are trying for this exam, because अगर आप आधे मन से होंगे और आपको असफलता मिलेगी तो अच्छा नहीं होगा, वो आपको डिमोटिवेट करेगा। आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। इफ यू फील यू कैन डू, यू कैन डू। इफ यू फील यू कांट, ऑब्वियसली यू हैव लॉस्ट द बैटल। सो पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी वेरी की फॉर योर सक्सेस, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड आल्सो कम फ्रॉम प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम you have to have a positive outlook for the life and your surrounding. And if you have a positive attitude, the chances of success is very, very high. Then the key for your success is self-confidence. If you have self-confidence, then you will achieve this. If you do not have self-confidence, then it is very difficult. And as I told you earlier, self-confidence emanates from your preparation. There is no other way. और अगर आप ढंग से पढ़ते हैं, मेथोडिकल रूप से पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसके बेस पे आपके सफलता की चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया, वो बताया कि आपको क्या मेंटल एप्टीट्यूड चाहिए जिससे कि आप जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें अच्छे मार्क्स लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। उन मेंटल एप्टीट्यूड के माध्यम से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अलग हो सकते हैं। पर अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन फंडामेंटल्स को फॉलो करके ही ज्यादातर सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स इन एग्जाम में सफलता प्राप्त करते हैं कि आप एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं। जैसे अजमेरा जी ने बताया है कि ये एग्जाम आपका, मैंने पोल में देखा था, 75% ने कहा कि सिविल सर्विसेज रिक्वायर ए डिफरेंट अप्रोच। मैं बिल्कुल सहमत हूं अजमेरा जी से कि ये डिफरेंट अप्रोच नहीं चाहिए, परंतु जो फंडामेंटल एग्जाम्स के हैं वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सीए में अपीयर होते हैं तो इफ यू हैव क्वालिफाइड, यू आर पास। इफ यू हैव डन वेरी वेल, इफ यू हैव डन वेरी वेल इन द इंजीनियरिंग, यू पास। बट यहाँ पर अगर आप पास भी हो गए एंड समवन हैज स्कोर्ड मोर देन यू, you will not be in the successful 1000 people, students. So it is important that you have to be the best 1000. So it is not just that you have to be good, you have to be better than others. And how do you become better than others? You have to follow certain fundamentals for preparation of the exams, which is very, very important, and I'm going to reveal these before you. First is know your exam. Civil services exam को आपको जानने के लिए अगर आप इसमें जंप कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज का सिलेबस, प्रीलिमिनरी का सिलेबस और आपके ऑप्शनल को चूज करने के बाद उसका सिलेबस, उसका आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में उसके जो प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आपको पूरी तरह पढ़ना चाहिए और उनको पढ़ने से आपको पता लगेगा कि ये एग्जाम क्या है। और उसके बाद में जो सिविल सर्विसेज में रिसेंटली उन्होंने सक्सेसफुल किया है, जो हमारे समाज से आए हैं या आपके डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो, एसडीएम हो, उनसे आपको मिलना चाहिए कि उन्होंने किस तरह एग्जाम दिया है। तो ये 3 मेथड से आपको पता लगेगा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या है। और ऐसा ना, अगर इफ यू आर प्लेइंग ए गेम, इफ यू डोंट नो द रूल्स, हाउ डू यू प्ले द गेम? सो इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, यू शुड नो द रूल्स ऑफ द गेम, एंड द ओनली वे टू बी सक्सेसफुल
is to prepare the exam by going through the previous year's question papers, going through the syllabus, and meeting the successful people. These are the three ways you can know about your exam. Second important thing is selection of study material. If you are preparing for the civil services, the selection of study material is very, very important. Actually, the course is very wide and you will get lot of information. Actually, today there is information overload. You go to internet, you will get so much of information that you will not be able to digest. So as Mr. Ajmera mentioned, you should select the standard books. UPSC exams are not PSD. They are not asking from you a deeper knowledge. They are asking a wider knowledge. They want to know whether you know how, what, where, and why of everything, and know the precise things. So standard books, NCERT books, and standard books of your optional subject are very, very important. And the best person to tell you is the who has been successful in this exam. आपका अगर कोई ऑप्शनल है तो आप ये देखिए कि प्रीवियस 2 सालों में या 3 सालों में उस ऑप्शनल से किसने सिविल सर्विसेज पास की हैं, उनसे पूछिए कि उस ऑप्शनल पेपर के लिए उन्होंने कौन से पढ़े थे. जनरल स्टडीज हैं, उसके लिए बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं और उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं और उनको सेलेक्ट करके आपको करना चाहिए. एक चीज पर आपको एक ही किताब पढ़नी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए एक सब्जेक्ट पे आप 4 किताब पढ़ रहे हैं. अगर उसमें से कुछ छूट गया तो आप कुछ देख सकते हैं, परंतु वो किताब ऐसी होनी चाहिए जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स और कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल अच्छी हो और उसके बेस पे जिससे कि आप तैयारी पूरी कर सकें, आप छोड़े नहीं. थर्ड very important thing I consider is your planning your timetable. The course is very wide. You will get around 1 year for preparation of this exam. अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो जून से लेके और नेक्स्ट जून जब आप प्रीलिमिनरी में अपीयर होते हैं तो 1 साल का आपको टाइम मिलता है. और उसमें होता क्या है कि शुरू में लोग बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, उसके बाद में वो जल्दीबाजी में जो बच गया है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका शेड्यूल होना चाहिए कि आप किस तरह से पढ़ने जाएंगे. डेली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल, मंथली शेड्यूल. और ये बहुत महत्वपूर्ण है. अगर आपको 1 साल की तैयारी करनी है तो ये नहीं है कि आप प्रीलिमिनरी एग्जाम की तैयारी पहले महीने में करेंगे, बिल्कुल नहीं. आपको पहले 6 महीने में आपके जनरल स्टडीज जो मेन एग्जाम है, क्योंकि वो आपको प्रीलिमिनरी के लिए भी तैयार करेगा और आपका ऑप्शनल है उसकी तैयारी करनी चाहिए. उसके बाद में जो 3 महीने हैं उसमें जो और चीज आपको रह गई है वाइड स्टडी के लिए, वो तैयारी करनी चाहिए. जैसे कि आपके ऐसे पेपर है, एथिक्स है या और सब्जेक्ट है. और जो लास्ट 3 महीने हैं वो कंप्लीटली आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए देने पड़ेंगे उससे एग्जाम से पहले. तो उन 3 महीनों का आपका टाइम टेबल एंड में बनेगा. अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो यू आर नॉट डिवोटिंग योर टाइम इन ए प्रॉपर मैनर. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप टाइम टेबल बनाएं और उसको एडहियर करें. उसमें लेजर टाइम भी रखें, उसमें बाकी टाइम भी रखें, पर टाइम टेबल को फॉलो करें. अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं तो योर चांसेस ऑफ सक्सेस reduces considerably. So please do make your timetable. Time management is very important. जो जैसे मैंने बताया 1 साल जो लास्ट का है वो आपको पूरा इसके साथ डिवोट करना पड़ेगा और उन दिनों में आपको कम से कम भी 7 to 8 hours पर डे स्टडी करनी पड़ेगी. आप ब्रेक ले सकते हैं, डिवाइड आप अपना ऑप्शनल और जीएस में कर सकते हैं और उस तरह से अगर आप टाइम टेबल को मैनेज करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है. और टाइम टेबल आपका जो डेली रूटीन अगर फिक्स हो जाता है कि आप मॉर्निंग में कब उठते हैं, लंच कब करेंगे, कब आप रेस्ट करेंगे, कब इवनिंग में आप वॉकिंग के लिए जाएंगे, ये टाइम मैनेजमेंट एक रूटीन के साथ होना चाहिए. ये रोज चेंज नहीं होना चाहिए. अगर आप डेली टाइम मैनेजमेंट करते हैं और रेगुलर स्टडी करते हैं तो सफलता के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे. जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी लैंग्वेज. सिविल सर्विसेज में जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं सारी, उनमें किसी से भी आप एग्जाम दे सकते हैं. जिस भी आप लैंग्वेज में आपकी मास्टरी है आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं. तो आपका लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए. हमारे जो एजुकेशन सिस्टम की बड़ी वीकनेस क्या है कि 12th के बाद में लैंग्वेजेस का कोई पढ़ाई नहीं है एक्सेप्ट कि आपने इंग्लिश या हिंदी ह्यूमैनिटीज में ली. तो जनरली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट लैंग्वेजेस के होते हैं इंग्लिश और हिंदी, उसको हम 12th तक पढ़ते हैं और उसके बाद हम ना पढ़ना छोड़ देते हैं. जबकि लैंग्वेज इज द मीडियम बाय विच यू राइट इन द एग्जाम. सो लैंग्वेज
उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी तैयारी करें। अगर आप सिविल सर्विस की अभी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो लैंग्वेज को हार्नेस करने की तैयारी करिए। जिस भी मीडियम से आप अपीयर होना चाहते हैं, आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हैं तो इंग्लिश में अपीयर होइए, अगर आप अपनी दूसरी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट हैं तो उसमें अपीयर होइए, परंतु उसमें आपकी वोकेबलरी को आप एनहांस करिए, उसको तैयार करिए, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज टू बी सक्सेसफुल कंपेयर टू अदर्स। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो स्किल है वो है आपकी स्टडिंग स्किल्स। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल हो या जनरल स्टडीज बहुत वाइड है। अगर आप जनरल स्टडीज देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा ओशन है, आप कुछ भी पढ़ लें तब भी कम है। तो आपकी स्टडिंग स्किल ऐसी होनी चाहिए कि आप व्हाई डू यू स्टडी, you don't read just for the sake of reading. The purpose of reading is to understanding. So how do you enhance your understanding while reading? That is very very important. And most of the students are reading for the sake of reading. They are tired, they are not concentrating, and still they are continuing reading, showing to their parents they are studying for 12 hours. There is no fun of that. आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, और उसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। स्पीड रीडिंग है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका मैंने सिंपल सा देखा है वो है GRR, कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप पहले उसको ग्लेंस करिए, उसके बाद आप उसको रीड करिए, और उसके बाद आपको रिवाइज करिए। और रिवाइज क्या कर रहे हैं, आपको हेडिंग और सब हेडिंग समझने हैं कि क्या क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। उससे आपको अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर की आएगी। जब आप पहली बार ग्लेंस कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर में है क्या, और इस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो स्टडिंग स्किल्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज द राइटिंग स्किल्स। ये जो आपके सामने खुला हुआ है, अगर कोई एग्जाम में ये लिखता है फर्निश्ड या लिखता है हाउ मच, तो आपको कैसा लगेगा? कोई भी अगर यूपीएससी के एग्जाम में अपेयर हो रहा है और वो अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, आपकी राइटिंग स्किल्स अगर नहीं है तो आप एग्जाम में कैसे अपीयर होंगे? जो मेन एग्जाम है वो 3 आवर्स के हैं और दिन में 2 होते हैं, आपको 6 घंटे लिखना पड़ेगा। मैंने जनरली देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं परंतु लिखते नहीं, और जब एग्जाम में अपीयर होते हैं तो उनको लिखने में उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। जितना आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखना इंपॉर्टेंट है। तो ये जरूरी है कि डेली आप अपने जो पढ़ा है उसको लिखें, उसको इंप्रूव करें, उसको हार्नेस करें, और जो मॉक टेस्ट हैं वो देने चाहिए। बहुत सी बार ये डिबेट आती है कि वेदर कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोग बच्चे जो हैं वो सेल्फ स्टडी करते हैं, परंतु टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन अपीयर होना बहुत जरूरी है, जहां मॉक टेस्ट होते हैं। बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं क्योंकि वो आपको तैयार करते हैं एग्जाम के लिए। तो राइटिंग स्किल्स जो हैं और राइटिंग हैबिट्स, ये आपको बनाना बहुत जरूरी है अगर आप सिविल सर्विसेज में। और ये बहुत अच्छा मौका है कि इस साल आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। डेली आपको लिखना चाहिए, वीकली आपको लिखना चाहिए, चाहे वो जनरल स्टडीज पे हो चाहे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। देन एग्जाम में जो आपको आंसर्स लिखने हैं वो भी अपने आप में एक स्किल है, वो भी एक तरीका है जो आपको डिफरेंशिएट करता है। बहुत सारे बच्चे जिनका कंटेंट सेम होता है, अगर आप एग्जामिनर के रूप से सोचें कि किसको अच्छे मार्क्स देने हैं, तो कुछ एक स्पेशल फीचर्स हैं जिसके कारण राइटिंग के टाइम में आप अच्छे मार्क्स देते हैं। और वो क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी नीट एंड टाइडी राइटिंग होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर आपका आंसर ही नहीं पढ़ पाए तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। दूसरा, एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आप क्वेश्चन का आंसर जानते हो, you know how to write answer and you have written it, because generally हर क्वेश्चन जो है उसमें एक वर्ड लिमिट है। जनरल स्टडीज में 150 250 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है 20 क्वेश्चंस में। तो उनमें आप जब लिखते हैं तो ज्यादा लिखना नहीं है, परंतु उसमें जरूरी है कि आप पैराग्राफ बनाएं, आप हेडिंग सब हेडिंग बनाएं, आप जिससे कि टीचर को या जो 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 एग्जामिनर है उसको पता लगे कि आपको पता है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है ऑप्शनल में या जनरल स्टडीज में है कि कैन यू इलस्ट्रेट योर आंसर। अगर आप अपने आंसर को इलस्ट्रेट कर सकें बाय मेकिंग चार्ट्स, फ्लो डायग्राम्स, मैप्स, और बाय एनी वे, दैट वुड बी द आइसिंग इन केक। अगर आप वो कर सकें, एग्जामिनर विल इमीडिएटली बी इंप्रेस्ड एंड गिव यू गुड मार्क्स।
So it is important that content has to be illustrated, and that make the difference from other students who are appearing, and that is a very very important skill you must learn while writing answers. सेकंड है, जो सबसे बड़ी गलती एग्जाम के टाइम में हम करते हैं, जैसे जनरल स्टडीज है 20 क्वेश्चंस आते हैं जनरली, जो भी स्टूडेंट्स हैं अच्छे जो सक्सेसफुल, उन्होंने ये कहा है कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले 3 क्वेश्चंस बहुत लंबे लिखे और लास्ट के क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, या हमने बहुत कम समय लगाया। ये सबसे फैटल मिस्टेक है। क्यों? कि अगर आपके 300 मार्क्स हैं या 250 मार्क्स हैं जनरल स्टडीज में, तो आपको हर क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको टाइम देना चाहिए, चाहे आपको ज्यादा आता हो। हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम पहले 5 क्वेश्चंस को ज्यादा जानते हैं तो हम ज्यादा बता देते हैं और बाकी क्वेश्चंस पे डिवोट कम टाइम देते हैं, जबकि मार्क्स उस बेस पे आएंगे कि आपने कितना सारे क्वेश्चन पेपर किए हैं नहीं किए हैं और सब पे टाइम डिवोट किया है नहीं किया है। बहुत सारे अदर पॉइंट्स हैं पर इतना समय नहीं है, इसलिए मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज है आपका पीयर ग्रुप। मेरा ये मानना है कि जो सिविल सर्विसेज में अपीयर हो रहे हैं उनका पीयर ग्रुप होना चाहिए, न कि दूसरा। वो चाहे आपका ऑनलाइन हो सकता है, अगर आपके कॉलेज स्टूडेंट्स हों, आपके यहाँ पर स्टूडेंट, उनके साथ होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डिस्कशंस को उनसे डिबेट कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसका बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आप एक मोटिवेटेड भी रहेंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। मुझे हमारी सिविल सर्विसेज में आने का एक बहुत बड़ा कारण रहा, हमें बहुत ज्यादा उस समय कोचिंग नहीं होती थी। भाईती जी अजमेर से हैं, मैं भी अजमेर से हूँ। मेरी क्लास से पहली बार सिविल सर्विसेज में 5 स्टूडेंट हम अपीयर हुए थे और पांचों हम चर्चा करते थे, और आपको आश्चर्य होगा हम पांचों आज सिविल सर्विसेज में, 2 आईएएस में हैं, 1 आईपीएस में है और 2 इनकम टैक्स में है। और वो सफलता इसलिए हुई कि हम आपस में डिबेट करते थे, डिस्कस करते थे और हम सोचते थे कि हम आगे कैसे कर सकते। और इसके साथ ही मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको स्टे हेल्दी रहना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, अच्छा फूड खाना है, क्योंकि आप अगर बहुत अधिक पढ़ रहे हैं तो बहुत सी बार आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने फूड पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप पढ़ाई भी ठीक नहीं कर पाएंगे। एक मेरा फ्रेंड था, बहुत ब्रिलियंट था, हम दोनों ने एग्जाम साथ दिया था। जिस दिन एग्जाम था उसको माइग्रेन हो गया। क्यों? कि वो रात भर पढ़ रहा था। तो उस पढ़ाई का क्या फायदा हुआ अगर आप हेल्दी नहीं है? तो आपकी, मेरी जो रूटीन था अपना, कि मेरा जो रूटीन पहले दिन से था, एग्जाम से 3 महीने पहले वही एग्जाम में था। मैं 12 बजे सोता था तो 12 बजे सोता ही था, क्योंकि आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए, लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज चाहिए और हेल्दी फूड चाहिए, और ये हैबिट आपकी रेगुलर होनी चाहिए। ये हैबिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये फंडामेंटल्स आप फॉलो करते हैं, यू डिफाइन योर ओन सक्सेस। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप सफल नहीं हो सकते हैं। एक्चुअली अगर आप देखें कि सक्सेसफुल स्टूडेंट और अनसक्सेसफुल स्टूडेंट में फर्क क्या है, देयर आर सर्टेन फंडामेंटल्स व्हिच ए सक्सेसफुल स्टूडेंट हैव फॉलोड। टैलेंट की बराबरी होती है, नॉलेज की बराबरी होती है, परंतु ये जो फंडामेंटल्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें डिफरेंशिएशन के कारण में सफलता और असफलता का फर्क होता है। मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छा करियर है, आप इसको चूज करिए। और आप, मायश्री बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं तो सफलता आपको जरूर कदम चूमेगी। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर अगर आप सब लोग ठान लें तो सफलता एक दिन आपको जरूर मिल जाएगी। मुझे पूरी आशा है कि आप सिविल सर्विसेज के लिए जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पे भी ध्यान करेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। धन्यवाद।